अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है एसिड बेस इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना है। इसी तरह पीएच के बारे में, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेसिस या हार्ड एसिड, हार्ड बेसिस क्या होती हैं, डिफरेंट साइटेज के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, एसिड क्या है, बेस क्या है, उसके बारे में हमने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है हमारे पास एसिड बेस इक्विलिब्रियम, और उसमें हम अर्ली कॉन्सेप्ट देखते हैं। मीन कि साइंटिस्ट ने स्टार्ट पे क्या क्या वर्क किया उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर कैरेक्टराइजिंग एसिड एंड बेस यूज्ड इन द बिगनिंग वर मेनली एक्सपेरिमेंटल। कि जो एसिड और बेस को करेक्टराइज कर रहे थे वो कंसेप्ट वहाँ पे हमारे पास कहाँ से आ रहे थे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कंसेप्ट आ रहे थे। ठीक है, दस बॉयल इन The 16th century defined the acid as substances whose aqueous solution turned blue litmus red। ठीक है, कि एसिड वो सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। यहाँ पे बेसिस को न्यूट्रलाइज कर दे, रिएक्टेड विद द एक्टिव मेटल इवॉल्विंग हाइड्रोजन के मेटल के साथ रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन को क्या करें, इवॉल्व कर दें। एंड उसका टेस्ट क्या होगा, टेस्ट सॉल्ट, कि उसका खट्टा सा जो टेस्ट आता है आपके पास एसिड का, ठीक है, ये इस तरह का उसका टेस्ट हो। बेसिस आर सिमिलरली डिफाइंड इन 1774 बाय रोले as substances whose aqueous solution turn red litmus blue। क्या अब ये जो बेसिस वो होती हैं जो रेड कलर के लिटमस पेपर को क्या कर दें, ब्लू कर दें, न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। अब ये किसको करेंगे, न्यूट्रलाइज एसिड को। टेस्ट बिटर एंड गेव सोपी टच। ठीक है, the first departure from a strictly experimental definition of acid came with the advent of Levizeur oxygen concept। कि जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट किसने लिया, लिवाइजर ने, उसने कहा कि ऑक्सीजन जिस कंपाउंड के अंदर है उसकी बेस के ऊपर हम इसको एसिड और बेस की तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। लिवाइजर in 1783 proposed that the peculiar properties of an acid could be attributed to the presence of to the presence ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि हमारे पास ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, स्पेसिफिक जो एसिड की प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी वजह से, वो उसकी ऑक्सीजन की वजह से। द ऑक्सीजन concept abandoned when Davy in 1811 showed that it was not necessary for an acid to contain oxygen। कि लाजमी नहीं है कि एसिड के अंदर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जैसे कि एग्जांपल दिया है HCl H2S, इसके अंदर तो एसिड ऑक्सीजन नहीं है तो क्या ये एसिड नहीं होंगे। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना लाजमी नहीं है किसी भी सब्सटेंस का एसिड होना। एंड मैनी बाइनरी ऑक्सीजन कंपाउंड जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है या पोटाशियम ऑक्साइड डिड नॉट पोजेस एसिडिक प्रॉपर्टीज। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन तो है लेकिन वो एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट दिया था लिवाइजर ने वो गलत हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लीबिग in 1838 the chief protagonist of this new concept defined acid as substances possesses one or more hydrogen atom replaced by metal। ये हमारे पास लीबिग था जो कि मेन कैरेक्टर था यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जब उनको मेटल के साथ रिएक्ट किया जाए तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास अर्ली कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट आ रहा था हमारे पास वो हम कहते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, an acid is any hydrogen containing compound which yield hydrogen ions in aqueous solution, and a base is any hydrogen containing compound which give hydroxyl ion in the aqueous solution। कि वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर या aqueous solution के अंदर हमें हाइड्रोजन दे वो हमारे पास क्या है, एसिड है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो हमारे पास बेस होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द आयनिक डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, कोई भी आयन है उसकी
कोई भी सब्सटेंस है उसकी कैसे डिसोसिएशन होती है कि वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है या OH नेगेटिव आयन दे रहा है। फॉर एग्जांपल HCl इज एन एसिड, हम इसको क्यों एसिड कहते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन द वाटर बट C2H4 इज नॉट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं देती। ये कोवलेंट कंपाउंड है, आपको पता है, इथाइन इथीन जो है। ठीक है, सिमिलरली KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बिकॉज इट गिव द OH आयंस, वेयर एज जो इथेनॉल है हमारे पास C2H5OH इज नॉट अ बेस, क्योंकि ये OH नहीं देता, ये एक्चुअल में H पॉजिटिव दे रहा होता है अगर इसको रिएक्ट करवाया जाए। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो एक्वा सोल्यूशन में H पॉजिटिव देगा वो एसिड, और जो OH नेगेटिव देगा वो बेस कहलाता है। एग्जांपल आपको दी जा रही है HCl, उसकी वाटर के अंदर डिसोसिएशन हो रही है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, और इसी तरह KOH की है K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। The process of neutralization of an acid by a base can be represented as neutralization process। आपको पता है कि एसिड बेस कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है हमारे पास। ठीक है, तो मेन रिएक्शन किसका हो रहा होता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का, और ये वाटर बना रहे होते हैं, न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था। अब इस कॉन्सेप्ट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी होंगी इसके साथ। This concept explains the constant heat of neutralization of any strong acid with the strong base, as all these reactions involve only the combination of hydrogen and hydroxyl ion। कि यहाँ पे जो heat of neutralization है वो कांस्टेंट आती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। क्यों? जितना एसिड जो है H पॉजिटिव आयन दे रहा है उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो किसी भी बेस के अंदर से निकल रहे हैं। तो हमेशा जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एक जितनी ही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, क्योंकि आयंस भी एक जितने ही निकल रहे होंगे। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट लीड टू द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ फ्रॉम द इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप। कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है यानी अमाउंट जो है हम उसको क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। एग्जांपल आपको दी जा रही है एसिटिक एसिड है, हाइड्रोलिसिस हो रही है तो एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन बन रहा है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो अमोनियम आयन और OH आयन ये जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है, लिबरेट हो रहे हैं। द थर्मोडायनेमिक डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन, कि हमें पता है जब भी हम कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं या डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है उसका रिजल्ट। तो अब हमारे पास क्या है कि अब हम यहाँ तो इसको कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, यहाँ हम इसको एक्टिविटी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी की फॉर्म में लिख रहे हैं कि एक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन इनटू एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। इसी तरह दूसरी जो इक्वेशन है एक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन एंड एक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हम इस तरह जो है क्या कर सकते हैं कि स्पीशीज़ की जो है वो कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। One of the most significant achievement of Arrhenius concept was its ability to explain the catalytic properties of acids. Arrhenius theory of electrolytic dissociation correlated with the catalytic action of acid with the concentration of hydrogen ion। कि यहाँ पे हम कैटलिस्ट की एक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो उसी की बेस पे हम उसकी एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। In spite of success of Arrhenius definition, several shortcomings of this definition has been apparent. The definition of acid and bases in terms of their behavior in aqueous medium limited the scope of acid-base concept। हमने ये कहा था कि वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड है, और जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन दे रहा है वो बेस है। लेकिन अब लाजमी तो नहीं है हमेशा सॉल्वेंट रिएक्टेंट वाटर हो, एक्वस हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस आ गई यहाँ इस कॉन्सेप्ट में, वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट HCl इज रिगार्डेड एज एसिड ओनली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, एंड नॉट इन सम अदर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन ऑफ व्हेन इट एग्जिस्ट इन दी गैसियस फॉर्म। कि हमने तो सिर्फ यही कहा था कि एसिड वो है जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देगा। इसका मतलब है कि कोई और सॉल्वेंट हो तो ये एसिड नहीं है, या ये गैस फेज में हो तो ये एसिड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन थी कि हमने जस्ट एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी किया। इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट के बजाय नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी होते हैं, उनमें इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया, सच एज लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह। ठीक है। Further, these concepts were not applicable to the reaction in gas phase where no solvent is present. गैस फेज रिएक्शंस के बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी यहाँ पे कि एसिड क्या है, बेस क्या है। The restriction of the term based to only hydroxyl compound was another serious limitation of Arrhenius concept. ठीक है। और इसी तरह बेस के लिए भी यही कहा है कि OH, ठीक है, जस्ट वो सब्सटेंस जिसमें OH है और वो वाटर के अंदर OH दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वाटर के अलावा और भी तो सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, उनके अंदर एक्सप्लेन नहीं किया। मैनी सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया एंड pyridine were known to be exist basic properties although they contain no hydroxyl group। की यहाँ पे क्या है कि उनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं भी है, लेकिन वो फिर भी बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट सच एज एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ सॉल्ट के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है या कुछ के अंदर बेसिक अगर है तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज लिमिटेड टू दोज रिएक्शन व्हिच कैन अकर इन एक्वा सॉल्यूशन ओनली। कि ये यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, जो रिएक्शन एक्वस में है उनकी जो है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को ही स्टडी किया जा रहा है। ऑल्दो रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉल्ट फॉर्मेशन टू अकर in many other solvents and even in the absence of solvent। कि ये एक्वस में ही बताया गया है, लेकिन दूसरे जो वाटर के अलावा सॉल्वेंट हैं या अगर ये गैसियस फेज में रिएक्शन है तो उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो हम नेक्स्ट एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रोंस्टेड-लॉवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये BA लिखा हुआ है लेकिन BRA लिखा हुआ है, BRO है यहाँ पे। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लॉवरी concept of acid bases। In 1923 J.N. Bronsted, ये डेनमार्क के अंदर, ठीक है, एंड LM Lowry in England independently proposed a new definition of acid and bases। They define an acid is a substance which has tendency to lose one or more proton। कि वो सब्सटेंस जो कि अपना प्रोटॉन लूज कर सकता है, यानी प्रोटॉन क्या है, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, कि वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन लूज कर ले, आप सिंपल इसको कह रहे हैं कि प्रोटॉन लूज कर रहे हैं, एक या दो, और बेस वो सब्सटेंस है जिस हैज टेंडेंसी टू गेन वन और मोर प्रोटॉन, कि वो एक या एक से ज़्यादा प्रोटॉन को गेन कर ले। इन शॉर्ट, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या हमारे पास, प्रोटॉन डोनर, और बेस हमारे पास क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। Hence, this concept is known as proton donor acceptor concept। ठीक है, या सिस्टम कह सकते हैं। एंड एसिड qualifying Bronsted-Lowry concept is termed as Bronsted-Lowry acid। अगर हमारे पास इसी तरह जो बेस है वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, उसको हम क्या कहेंगे, Bronsted-Lowry बेस। ठीक है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको दी गई है कि यहाँ पे हमारे पास एसिड कौन से हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, और बेस क्या है जो प्रोटॉन को गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एसिड और बेस के साथ जो उसकी रिमेनिंग स्पीशी बन रही होती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, वो क्या होते हैं। इन अ टिपिकल एसिड बेस रिएक्शन हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है HA, B के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, A नेगेटिव और HB पॉजिटिव बना रहा है। ठीक है, अब HA हमारे पास क्या है, एसिड है जो प्रोटॉन डोनर है, यानी इसके अंदर से प्रोटॉन रिलीज हो सकता है। प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज होगा तो H रिलीज होगा, रिमेनिंग ये क्या रह जाएगा, A नेगेटिव। ठीक है, कि प्रोटॉन निकल गया है तो नेगेटिव हमारे पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, A नेगेटिव आ गया। दूसरी साइड पे क्या है, B जो था, B ने प्रोटॉन को गेन करना है, जब B प्रोटॉन को गेन करेगा तो HB पॉजिटिव बन जाएगा। अब हमने देखते हैं कि एसिड से HA से जो नेगेटिव आयन बना है, अब उसकी टेंडेंसी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को होल पेयर को, ये जो प्रोटॉन है उसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये अब हमारे पास एक्चुअल में दो एसिड और दो बेस बन जाते हैं, तो इसको हम ये क्या कहते हैं कि एसिड से जो बेस बन रही है उसको हम कंजुगेटेड बेस कह देते हैं, और जो बेस से उसके कोरस्पॉन्डिंगली एसिड बन रहा है जिसमें प्रोटॉन की एडिशन हो जाती है उसको हम
कंजुगेट एसिड कह रहे हैं, ठीक। H a proton donor is an acid and B is being a proton acceptor is a base के ऊपर वाली इक्वेशन में H a acid है और B जो है हमारे पास बेस है। इन द रिवर्स डायरेक्शन अगर हम राइट साइड पे देखें, H b पॉजिटिव बीइंग अ प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड। अब ये H b पॉजिटिव जो है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये एसिड के तौर पे एक्ट करता है। ये चाहता है कि मेरे पास जो प्रोटॉन है वो मैं किसी को डोनेट कर दूं। एंड ए नेगेटिव बीइंग अ प्रोटॉन एक्सेप्टर इन अ बेस, कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एसिड एंड बेसिस, दोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन आर रेफर टू एज कंजुगेट एसिड, ठीक है, ए नेगेटिव को, और कंजुगेट बी बेस कह रहे हैं हम एच बी पॉजिटिव को। Thus Hb positive is a conjugate acid of the base B, कि बेस हमारे पास B है, बेस ने क्या बनाना है, कंजुगेटेड एसिड, और इसी तरह एसिड ने क्या बनाना है, कंजुगेट बेस बनानी है। एंड A नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस of the acid HA. HA dash A negative and HB dash B constitute two conjugate acid base pair, कि ये हमारे पास टू conjugate acid base pair है, कि एसिड और एसिड के साथ उसकी जो बेस बनती है जिसे हम conjugate base कह रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास बेस है तो उसके साथ conjugated acid लगेगा। The acid and base in each conjugate differ by a proton, कि ये इसके अंदर डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन के अंदर आ रहा है। Some example of conjugated acid base pair are given below. कि HCl क्या है, हमारे पास एसिड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन डोनर है तो अपना प्रोटॉन दे देगा H वाला, ठीक है, H पॉजिटिव दे देंगे। रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास, क्लोराइड नेगेटिव। देखें एसिड में क्लोराइड था, वो क्या हुआ, अब वो कन्वर्ट होके क्या बन गया, क्लोराइड आयन, तो वो कंजुगेट बेस बन गया, ठीक है। और हमारे पास वाटर क्या था, बेस 2 था, ठीक है, और वो हमारे पास क्या बन गया, एसिड, जिसको हम कंजुगेटेड एसिड कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एसिटिक एसिड वाटर की एग्जांपल है, ये एसिड है, बेस इनके साथ अमोनिया है, तो ये दोनों बना क्या रहे हैं, अमोनियम आयन, और एक जो है एसिटिक एसिड बना रहा है और एक जो है OH बना रहा है। इसी तरह नीचे एग्जांपल अमोनियम आयन वाटर के साथ HCl और बाइसल्फाइड आयन अमोनिया के साथ, तो ये क्या बना, HPO, ठीक। और इसी तरह हमारे पास कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस पेयर बने। Thus according to Bronsted-Lowry concept, neutralization is a process of transfer of proton from an acid to a base, के न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या है हमारे पास, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, या आप इसको सिंपली कहते हैं प्रोटॉन जो हैं वो एसिड से बेस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। नीचे फिर कुछ एग्जांपल हैं, एसिटिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन, तो ये क्या करेगा कि एसिटिक एसिड H पॉजिटिव आयन जो है उसको देगा, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन और एसिटेट आयन। इसी तरह अमोनियम 4 है और दूसरा में क्या है, सल्फर, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनिया और ये HS नेगेटिव 1 बाइसल्फाइड, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। An acid base reaction always proceed in the direction of the formation of weak acid and weaker base, के ये हमारे पास क्या बनाती है, weak acid और weak base बना रहते हैं। Consider the example. एसिटिक एसिड है, अमोनिया है, तो ये क्या बना रहा है हमारे पास, एसिटेट आयन और अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन और सल्फर आयन है, तो ये बाइसल्फाइड और अमोनिया बना रहा है।
and acid base reaction always proceed in the direction of formation of weak acid and weak base। कि ये हमारे पास क्या बनाता है, weak acid या weak base बना रहे हैं। consider the equilibrium reaction, कोई भी एसिड है जिसे हम HA से रिप्रेजेंट करें, वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो ये क्या बना रहा है, H पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, तो नेगेटिव आयन क्या होगा, इसका कंजुगेटेड बेस पेयर होगा, और दूसरे वाला हमारे पास कंजुगेटेड एसिड होगा। Where HA is a strong acid, the fact that the equilibrium shift to the right implies that A has a very little affinity for protons। ये हमारे पास क्या है कि H पॉजिटिव, HA क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पास क्या है, अब ये कन्वर्ट हो रहा है A नेगेटिव में, तो वहाँ पे बता रहा है कि इसकी टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव है या लेस है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली। देयरफॉर A नेगेटिव must be a weak base, thus we may infer that the conjugate base of a strong acid is always a weak base। कि strong acid से जिसकी conjugate base प्रोड्यूस हो रही होती है वो weak होती है, and the conjugate base of a weak acid is always a strong base। कि अगर हमारे पास acid weak है तो उससे जो उसकी कंजुगेट फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो एसिड और बेस दोनों का की तरह का रिएक्शन शो कर रही होती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। A species that act as both proton donor and proton acceptor is known as amphiprotic। For example, water can be set both as an acid and proton donor and a base is proton acceptor। कि एसिड हमारे पास क्या है, प्रोटॉन डोनर है, और बेस क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन एक्सेप्टर। इट एक्ट एज बेस टूवर्ड HCl एंड एन एसिड टूवर्ड दी अमोनिया। ये डिपेंड कर रहा है कि हम वाटर के साथ कुछ स्पीशी को ऐड करें। ठीक है, वाटर जो है HCl के साथ बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, और अमोनिया के साथ जो है एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। सिमिलरली bisulfide, bicarbonate and sulfide ions are also act as amphiteric और amphiprotic in nature। कि कभी ये एसिड के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कभी ये बेस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो HS नेगेटिव वन शो किया जा रहा है एसिडिक की तौर पे। ठीक है, तो उसका मतलब OH जो है वो बेस से आ रहे होंगे, तो ये क्या कर रहा है कि ये सल्फाइड आयन बना रहा है और साथ वाटर बना रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या अमोनियम आयन है और साथ में बेस है, तो यहाँ पे क्या है, अमोनियम आयन हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे, और ये हमारे पास क्या बन गया, H2S बन गया। तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो दोनों करैक्टर शो कर रही होती हैं। The dual behavior of water has been used to explain the alkaline, acidic and neutral behavior of aqueous solution of salt. For example, aqueous solution of sodium carbonate is alkaline and that of iron chloride and copper sulfate is acidic, while that of sodium chloride and potassium sulfate is neutral। कुछ ऐसे कंपाउंड है periodic table में जो न्यूट्रल हैं, कुछ जो है वो हमारे पास एसिडिक हैं, कुछ बेसिक है। इसी तरह हमारे पास एक टर्म आती है पॉलीप्रोटिक एसिड एंड बेस के, एक वो सब्सटेंसेस जिसमें एक से ज़्यादा जो है हाइड्रोजन आयन मौजूद हों जो उसको डोनेट कर सकें। ठीक है, तो वो पॉलीप्रोटिक एसिड आ सकते हैं। और इसी तरह बेस वो है कि जो एक्सेप्ट ज़्यादा करेगी, वो हमारे पास आ जाएगी। एसिड विच कैन डोनेट 1 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड। कि एक मॉलिक्यूल जो है एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो वो मोनोप्रोटिक आएगा, while those which can donate more than 1 proton per molecule is called as polyprotic acid। For example, HCl, HNO3, HCN are monoprotic, while
सल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड आर पॉलीप्रोटिक इन नेचर, कि ये एक से ज़्यादा अपने एटम्स को भी रिमूव कर सकते हैं. Similarly, bases which can accept one proton only are called monoprotic bases, whereas those which can accept more than one proton are known as polyprotic base. For example, water and HS negative ion are monoprotic bases, while sulfate and phosphate are polyprotic gases. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये बेस बना लेते हैं कि जैसे HCl है और HCN है, ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन सल्फेट आयन और फास्फेट आयन जो है वो प्रोटॉन गेन कर रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड बना रहे हैं. ये तो था हमारे पास कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक है, ये तो था हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी का कॉन्सेप्ट. तो अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रॉन्स्टेड बेस, के बेस की स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है, यानी हम उनको आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं. कि रिलेटिव स्ट्रेंथ हम देखना चाह रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसी है बेस के अंदर, कि कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा बेसिक है और कौन सा कम बेसिक है. इसी तरह हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक सब्सटेंस है. ठीक है, तो हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ Bronsted base. According to Bronsted-Lowry concept, the basic strength of a molecule or ion that act as a base is defined as its tendency to accept a proton to form its conjugate acid. कि वो सब्सटेंस जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, तो वो ज़्यादा हमारे पास बेसिक होगा. और यानी बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन को या पॉजिटिव आयन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, और जब ये एक्सेप्ट करेगी तो ये सब बनेगा क्या, इसका कंजुगेट एसिड बनेगा. ठीक है, क्योंकि बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड बनता है, और अगर एसिड हो तो उसका कंजुगेट बेस बन होता है. ठीक है, कि जितनी इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतनी इसके बेसिक करैक्टर ज़्यादा हो गया. इफ़ द गिवन मॉलिक्यूलर आयन एक्सेप्ट द प्रोटॉन मोर quite readily, it is said to have high basicity, कि जो जितने जल्दी करेगा, जितना ज़्यादा करेगा, वो उतना ज़्यादा बेसिक भी होगा. On the other hand, if a molecular ion accepts a proton less readily, it has low basicity. For example, since fluoride ion has greater power to accept proton to form its conjugate acid HF. ठीक है, ये बेस है तो क्या है, क्या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी तो ये HF बन जाएगा. ठीक है, और यानी कि अब ये इसका कंजुगेट एसिड है. while chloride ion has lesser power to do so to form the HCl. अब फ्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा थी तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस है एज कम्पेयर टू क्लोरीन के. ठीक है, फ्लोराइड आयन हैज़ ग्रेटर बेसिक पावर देन द क्लोराइड आयंस. ठीक है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट बेसिसिटी ऑफ गिवन anions decrease as we move from left to right in the periodic table. कि हमारे पास क्या है, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट. ठीक है, कि ये डिक्रीज क्यों होनी है. अगर आप ये देखो सबसे पहले आइटम देखिए उसका सेकंड वाला ग्रुप का कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अमाइन ग्रुप आ गया, यानी NH2 आ गया अमाइड ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप जो है CH लेकिन 3 आ गया. तो यहाँ पे क्या है कि हम देख सकते हैं कि एनाइन की बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है जब हम लेफ्ट टू राइट जो है पीरियड में मूव कर रहे हैं. अब इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये डिपेंड करे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है. ठीक है, यानी डीलोकलाइजेशन कितनी हो सकती है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, उसकी बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि ये हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ. वी नो दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन एनाइन हाइड्रोजन एटम overlap with the negatively charged central atom
and hence some volume of the central atom is occupied by the hydrogen atom, and the minimum volume of the central atom is occupied by the electron, due to which the central atom is carrying negative charge on it. हमारे पास क्या है कि जो भी सेंट्रल एटम है वो उसने अगर हाइड्रोजन के साथ बाइंड होना है तो उसके लिए उसको वॉल्यूम भी चाहिए, ठीक है। और क्या है हमारे पास कि जो सेंट्रल एटम होता है उसका कुछ पार्ट जो है हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर लिया और कुछ पार्ट जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ने जो है कंबाइन कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। Since the number of hydrogen atom overlapping the central atom is decreasing from methyl to fluorine, कि अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल देखें तो पहले वाले में क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, दूसरे में 2 है, उससे नेक्स्ट वाले में 1 है और फ्लोरीन में कोई भी नहीं है, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। Hence the volume occupied by the electron is increasing, कि अब क्या है, H पॉजिटिव आयन कम होता जा रहा है तो नेगेटिव आयन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। मीन वहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्लोरीन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, और मिथाइल में 3 हाइड्रोजन थे, एंड हैंस द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। अब हाइड्रोजन कम हो गया तो लेकिन टोटल वॉल्यूम में हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, ज़्यादा। इन केस ऑफ फ्लोराइड आयन, सिंस no hydrogen atom is present, the whole volume of this ion is occupied by the electron। ये इसके अंदर हाइड्रोजन तो है नहीं तो सारी की सारी पोजीशन किसने कंट्रोल की हुई है, इलेक्ट्रॉन ने। The increase in the volume occupied by the electron produces an increase in the delocalization of electron, कि जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और उतनी ही हमारे पास क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, एंड हैंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द सेंट्रल एटम डिक्रीज, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो भी फिर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी फ्रॉम मिथाइल टू फ्लोराइड। Thus we see that basicity of given anion decreases, के जितने हमारे पास हाइड्रोजन आयन ज़्यादा थे उतनी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा थी। अब वो क्या है, हाइड्रोजन आयन कम होते जाने सारी उसकी टेंडेंसी जो है वो किसने लिए, इलेक्ट्रॉन ने ले रहे स्पेस, ठीक है। तो उसके बेसिक करैक्टर भी उसी तरह डिक्रीज हो रहा है। मोर एवर इट इज़ also known that in a given conjugate acid base pair, if the acid is strong, its conjugate base will be weak। कि उल्टा है कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो एसिड बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। या अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कंजुगेटेड बेस जो है वो वीक होगी। If the acid is strong, its conjugate base will be weak and vice versa. Since the acidic strength of methane, ammonia, water and HF which are conjugated acid of, ये जो bases हमारे पास ऊपर थी, ठीक है, मिथाइल नेगेटिव, अमाइड नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड फ्लोराइड नेगेटिव आयन रिस्पेक्टिवली इंक्रीजेस। हमारे पास क्या अब एसिडिटी कैसे इंक्रीज हो रही है कि मीथेन की एसिडिटी कम है, यानी एसिड करैक्टर कम है, अमोनिया का उससे ज़्यादा है, वाटर का उससे ज़्यादा है और HF का उससे ज़्यादा। लेकिन हम देखें बेसिक स्ट्रेंथ तो वो उसके ऑपोजिट है। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन बेस शुड बी डिक्रीज इन द ऑर्डर, ठीक है, कि हमारे पास क्या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। सबसे ज़्यादा CH3 आयन की है, फिर NH2 आयन की है, OH आयन की है और फिर फ्लोरीन आयन की है। इसी तरह हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्रोंस्टेड एसिड कैसी है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड इज लवली concept, the acidic strength of a molecule or ion that act as an acid is defined as its tendency to lose proton to form its conjugate, ठीक है, बेस। हमारे पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन को लूज कर सकते हैं।
जितना ज़्यादा वो लूज कर सकेगा उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होगी। इफ दे और लेकिन जो उसकी कंजुगेट बेस बनेगी वो उतनी ही वीक होगी। इफ द गिवन मॉलिक्यूल और आयन लूजेस द प्रोटॉन क्वाइट रेडली, इट इज said टू हैव हाई एसिडिटी, कि जितना ज़्यादा रिलीज करेगा प्रोटॉन को उतनी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड इफ द मॉलिक्यूल और आयन लूजेस द प्रोटॉन लेस रेडली, इट हैज़ लोअर एसिडिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल since H2S has greater power to lose the proton to form its conjugate acid, ठीक है, कंजुगेट बेस बनेगा क्योंकि ये एसिड है ना H2S, तो इसका कंजुगेट बेस बनेगा HS नेगेटिव, while water has less power to do to form OH। ठीक है, तो वाटर का क्या है कि लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू H2S के। ठीक है, H2S has greater acidic strength than the water molecule. Experiment have shown that acidic strength of methane, ammonia, water and HF molecule increases as we move from left to right in the period। कि हमारे पास क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज हो रही है कि जितना कोई स्पीशी हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करना चाहती है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, HF की। ठीक है, तो सबसे कम हमारे पास क्या है, मीथेन की आएगी। Acidic strength of molecule increases as we move from left to right in the period। ठीक है, the acidity in the following order। पहले क्या है, कार्बन है, देखो, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन आती है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें हम, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि मीथेन की सबसे कम है, उसके बाद अमोनिया की है, फिर वाटर है, और HF हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक आएगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट द बेसिसिटी ऑफ, जो पिछली वाली बात की है हमने, CH3 आयंस, ठीक है, NH2 नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव एंड फ्लोरीन नेगेटिव आयन विच आर कंजुगेटेड बेस ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF रिस्पेक्टिवली डिक्रीजेस। अब अगर बेस एसिडिटी एक साइड से इंक्रीज हो रही है तो उसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, बेसिसिटी होगी। तो ये कैसे डिक्रीज हो रही है, अभी हमने पीछे देखा है कि ये मिथाइल नेगेटिव आयन, अमाइड नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन एंड फ्लोरीन नेगेटिव आयन है। Again, we know that according to Bronsted-Lowry concept, in a given conjugate acid-base pair, if the acid is strong, हमें पता है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी बेस क्या होगी, वीक होगी, इट्स कंजुगेटेड बेस वुड बी वीक। और इसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो कंजुगेट एसिड बनेगा वो क्या होगा, वीक होगा। सिंस द बेसिसिटी ऑफ मीथेन, मिथाइल रेडिकल या मिथाइल आयन, अमाइड आयन, OH आयन एंड फ्लोराइड आयन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये वही बात आपको बता रहा है कि ये इसकी बेसिसिटी ऐसे डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी कंजुगेट एसिडिटी ऑफ देयर कंजुगेट एसिड क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के होगी, कि सबसे ज़्यादा हमारे पास HF की है। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस कि ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस क्या हैं, और फिर इसकी हम लिमिटेशंस भी देख लेंगे। दिस concept is superior to Arrhenius concept since Arrhenius concept can explain the acid base character of a substance in aqueous medium। को उसके Arrhenius concept हमने देखा था सिर्फ aqueous medium में बात करता है, लेकिन Bronsted-Lowry concept can explain this character in aqueous as well as in the protonic solvent like liquid ammonia, liquid HF, कि ये वाटर के साथ साथ जो वो सॉल्वेंट जिनके अंदर प्रोटॉन है उनको भी डिस्कस करता है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस इन गैस फेज कैन आल्सो बी एक्सप्लेन बाय ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन HCl गैस एंड अमोनिया गैस, ठीक है,
HCl गैस एक्ट एज एसिड एंड अमोनिया गैस एक्ट एज बेस, की ये गैसियस फेज में भी रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। Bronsted-Lowry also classified certain species as bases which are not classified by Arrhenius concept, कि यहाँ पे कुछ स्पीशीज के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे अमोनिया है हमारे पास, यहाँ H2PO4 आयन जो है इनके बारे में भी, इनको भी बताता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। मोर एवर एनी स्पीशीज दैट इज क्लासिफाइड बाय एन एसिड बाय Arrhenius remain an acid in the Bronsted Lowry, the same is true for bases। तो जो कॉन्सेप्ट सिंपल था Arrhenius का, वही जो है कॉन्सेप्ट इसका भी आ रहा है कि जो एसिड उसने एक्सप्लेन किया था वही चीज़ यहाँ पे भी एसिडिक ही रहेगी। ये नहीं है कि वहाँ एसिडिक थी उस कॉन्सेप्ट के थ्रू और इसमें आके वो बेस हो गई है। अब हम लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ Bronsted-Lowry concept, the most serious limitation in this concept is that it cannot explain the acid-base reaction taking place in aprotic or non-protic solvent, कि जिसमें प्रोटॉन नहीं है उन सॉल्वेंट के अंदर तो उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया। जैसे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, लिक्विड बोरान ट्राईफ्लोराइड है या ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड है, इनके अंदर क्या आपने देखा कि हाइड्रोजन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, तो इसके बारे में तो उसने एक्सप्लेन ही किया, इन विच नो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी लिमिटेशन थी लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट की। तो अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। In 1923, Lewis proposed a new concept of acid and bases based upon the electronic theory of valency. According to him, an acid is any species which can accept an electron pair, कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और बेस क्या है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी। ठीक है, while a base is any species which can donate an electron pair. Thus in the Lewis system an acid is an electron pair acceptor, कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या है एसिड, और बेस क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, इन अदर वर्ड एसिड इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग जो होगा वो एसिड है, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तभी वो एक्सेप्ट कर रहा है ना एसिड। और बेस हमारे पास क्या है, बेस इज अ न्यूक्लियोफाइल लविंग न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव आयन की तरफ जो है अट्रैक्ट करी होगी। ठीक है, इसलिए इसको न्यूक्लियस लविंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, the process of neutralization is simply the formation of coordinate covalent bond between an acid and donor atom of the base। अब ये क्यों न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कहना है कि बेस जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और बेस जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इसलिए इसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इनके दरमियान में। द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट, जो फाइनल उसकी प्रोडक्ट बन जाती है, और एन अडक्ट कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट बिटवीन अ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन क्या है हमारे पास लेविस एसिड है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और अमोनिया क्या है लेविस बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ठीक है, अब इसका न्यूट्रलाइजेशन एक्शन देख लेते हैं कि एक एसिड है हमारे पास और एक बेस है, तो बेस से अपने जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने हैं, और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही एलिमेंट जो है वो डोनेट कर रहा होगा, तो एरो उसकी तरफ से जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं वो उसकी तरफ शो करते हैं, और इस सारे प्रोडक्ट को एडक्ट कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट कहते हैं, और या सिंपली इसको अमोनियम आयन बन जाएगा हमारे पास। सिमिलरली द अदर एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन आर गिवन बिलो। हमारे पास HCl है और वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किए। ठीक है, तो और हमारे पास क्या है अमोनियम आयन, और ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया और क्लोराइड नेगेटिव आयन बन गया। ठीक है, इसी तरह C5H5 पिरिडीन है, ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर दे दिया हाइड्रोजन को। ठीक है, और जो है क्लोराइड आयन नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह BF3 है और NH3 है, अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिए BF3 को। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले मॉलिक्यूल में अब आपने देखा था। इसी तरह AlCl3 है, अमोनिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी
इसको और न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट बननी है हमारे पास और एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है. लेविस concept does not differ by Bronsted-Lowry concept with respect to substances classified as bases. कि उसी के concept की तरह का ये है कि वही substances जो bases थी वो ये यहाँ पे भी बेस बने. अब Lewis base is capable of donating. A Lewis base is capable of donating electron pair to a proton. कि बेस क्या है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है प्रोटॉन को. ठीक है. बीइंग प्रोटॉन एक्सेप्टर इट इज आल्सो अ ब्रॉन्स्टेड बेस. के ब्रॉन्स्टेड बेस ने क्या करना था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा था. तो बेस यहाँ पे वही है कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करिए या प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करिए. Thus, we both definition label the following species as bases. ये हमारे पास एग्जांपल है बेसिस की. OH नेगेटिव आयन, वाटर, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, अमोनिया. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिस हैं. However, many species which are acid in term of Lewis definition cannot be termed so according to the Bronsted definition. कि यहाँ पे बेसिस में थोड़ा एसिड में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. Some examples are sulfur trioxide and halides of bronze, aluminium, iron and zinc. Classification of Lewis acid देख लेते हैं. Lewis acid may be classified as under all simple cations or Lewis acid. कि जो भी सिंपल केटाइन है वो हमारे पास क्या होगा, लेविस एसिड है. केटाइन ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है. ठीक है, तो केटाइन जो है हमारे पास लेविस एसिड. एग्जांपल ली जा रही है कॉपर की और कोबाल्ट की. वो अमोनिया के साथ एक्ट कर लें या वाटर के साथ एक्ट करें तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे पास टेट्रा अमोनियम कॉपर आयंस बन रहे हैं. ठीक है, इसी तरह हेक्सा एक्वो कोबाल्ट आयन बन रहा है हमारे पास. ठीक है, यानी कि सिंपल हमारे पास अगर आप जस्ट ये देखें कि जो भी केटाइन है वो हमारे पास लेविस एसिड है. मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सेंट्रल एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट एज लेविस एसिड. जिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो हैं वो भी हमारे पास क्या है कि वो लेविस एसिड हैं क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. तो ये ऊपर भी एग्जांपल आपने देख लिया BF3 वाली और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड वाली के वो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूल कंटेनिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल एज द सेंट्रल एटम और लेविस एसिड. कि वो मॉलिक्यूल जिनकी जो सेंट्रल एटम है जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके अंदर डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, एम्प्टी हैं, तो वो भी हमारे पास लेविस एसिड है क्योंकि कोई भी लिगेंड या कोई भी बेस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करिए तो इलेक्ट्रॉन उसके वो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे. जैसे टीन क्लोराइड है उसके साथ रिएक्ट करे हमारे पास क्लोराइड आयन तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे तो ये टिन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा. इसी तरह स्टेबियम ट्राईफ्लोराइड है, 2 फ्लोराइड और आ रहे हैं इसके अंदर तो स्टेबियम पेंटाफ्लोराइड बन जाएगा. ये मॉलिक्यूल विद द मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन दिस सिमिलर एलिमेंट्स आल्सो एक्ट एज लेविस एसिड. कि डिफरेंट एलिमेंट के दरम्यान में डबल बॉन्ड बना हुआ है तो वो भी हमारे पास क्या है, लेविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं. जिसकी एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड. कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक ऑक्सीजन यहाँ पे मिस है, आप इसको यहाँ पे खुद से लगा लीजिएगा. और ये जब ये OH आयन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाएगा. ठीक है, और ये डबल बॉन्ड इनके दरम्यान से ब्रेक आउट हो जाएगा और OH इसके साथ अटैच हो जाएगा. इसी तरह हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेविस बेसिस. लेविस बेसिस इंक्लूड द ऑल एनाइन. जितने भी एनाइन है वो हमारे पास क्या लेविस बेसिस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. मॉलिक्यूल हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज वाटर जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे हम लॉन पेयर कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे. अल्कोहल है, ईथर एंड कंपाउंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड which can form the pi complexes with the metal. तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं कि ये लेविस बेसिस हैं. अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं लेविस कंसेप्ट के. लेविस कंसेप्ट इज मोर जनरल देन द ब्रॉन्स्टेड-लॉवरी कंसेप्ट in that acid base behavior is not dependent on the presence of particular element
और ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट, कि मोर जनरल है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि प्रोटिक सॉल्वेंट है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, गैस फेज में है, वाटर में है या नहीं है, ये जनरल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिस concept also includes those reaction which in which no proton are involved, कि लाजमी नहीं है कि प्रोटॉन इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इट एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक क्यों है, या एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज क्यों हैं, ये भी ये कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लेन करता है। दिस थ्योरी आल्सो इंक्लूड मैनी रिएक्शन सच एज गैस फेज, हाई टेम्परेचर, नॉन सॉल्वेंट रिएक्शन एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर अब हम इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कि लिमिटेशन ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। Since the strength of Lewis acid and bases is found to depend on the type of reaction and not on the absolute power of accepting and donating a pair of electron, it is not possible to arrange the Lewis acid and Lewis bases in order of their strength, कि ये इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ की बेस पे जो है वो अरेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने ब्रोंस्टेड एसिड और बेस को अरेंज किया था उस तरह हम इसको वो अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड इसका लिमिटेशन क्या है, कन्वेंशनल प्रोटिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट कवर्ड under Lewis concept, as they do not establish a covalent bond by accepting a pair of electron with which a Lewis acid out to be। ये हमारे पास लेविस ने तो क्या कहा था कि वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो हमारे पास क्या है, एसिड है, लेकिन HCl और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन वो एसिड है, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था। इसी तरह हमारे पास क्या है, the reaction catalyzed by acid are generally not catalyzed by the protonic acid, कि जो लेविस एसिड रिएक्शन कैटेलाइज करती है लाजमी नहीं है कि वो रिएक्शन जी हमारे पास जो है प्रोटोनिक एसिड भी हमारे पास जो है वो कैटेलाइज होने हो, मीन कि कुछ ना कुछ मिस्टेक इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी है। तो जैसे प्रोटोनिक एसिड जो है उनके बारे में जो है कुछ इश्यूज हैं, तो वो जो है इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सप्लेन नहीं की गई। ये तो था आज का लेक्चर, आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।